नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर 70 साल से जो मध्यस्थता नहीं हो पाई, क्या 56 दिन की बातचीत में कोई कमाल हो पाएगा? सुप्रीम कोर्ट से मध्यस्थता का आदेश आने और तीन लोगों को पैनल में शामिल किए जाने के बाद पूरे देश के जहन में यही सवाल घूम रहा है। कोर्ट ने मध्यस्थों को 8 हफ्ते यानी 56 दिन दिए हैं। 3 पक्षों से बातचीत करने के लिए 3 मध्यस्थ बनने के बाद क्या राम मंदिर पर सर्वमान्य समाधान जो है वो निकल पाएगा? मध्यस्थता से बनेगा राम मंदिर। कोर्ट ने मध्यस्थता का आदेश दिया। बातचीत से तय होगा श्री राम का घर। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को मध्यस्थ के जरिए बातचीत से सुलझाने का प्रयास होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह फैसला लिया। साथ ही कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 3 लोगों का पैनल गठित किया है। इस पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इब्राहिम खलीफुल्लाह करेंगे। उनके अलावा पैनल में 2 सदस्य होंगे जो श्री रविशंकर और श्री राम पंचू हैं। अगर खलीफुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए कुल 8 हफ्तों का वक्त दिया है। मध्यस्थता पीठ फैजाबाद में बैठेगी। राज्य सरकार मध्यस्थता पीठ को सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता तुरंत शुरू हो, उसे शुरू होने में 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त न लगे। कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाई है। If the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute amicably. अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा। मीडिएशन से ही भला बनेगा। अयोध्या विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया तो सियासी पार्टियों ने इसका स्वागत किया। उम्मीद जताई कि मध्यस्थतों के जरिए विवाद का समाधान हो जाए, लेकिन ये भी कि कहीं मध्यस्थता में भी समय न लगे। एक तरह से ठीक है किया है, सब लोगों से मिलजुल के जो रिपोर्ट होगा उसके वही लेंगे। मध्यस्थता का समय भी शायद निर्धारित किए होंगे जरूर। ऐसा ना हो कि मध्यस्थता करने में एक साल लग जाए। सो नहीं, 1 महीना में इसको मध्यस्थता को खत्म कर देना चाहिए। आज वक्त है देश में शांति स्थापित करने का, सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने का। मैं पंच परमेश्वर में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उम्मीद करता हूं कि इसका आपसी बातचीत के जरिए कोई हल निकले। मैं सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये जो मसला है उसके 2 ही रास्ते हैं, या तो बातचीत से उसका समाधान होगा या फिर अदालत करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता पकड़ा है, तो बातचीत का रास्ता है वो। तो बातचीत से समाधान हो सकता है, तो उन्होंने कमेटी बनाई है और मैं सोचता हूं कि कमेटी को शिद्दत से काम करके और एक दोनों के बीच में एक आम सहमति बनाने का काम होना चाहिए। इसका हम स्वागत करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है और मध्यस्थता की गुंजाइश है। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय कोशिश भी हुई थी और बात आगे बढ़ी थी, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से उसी बीच में सरकार भी चंद्रशेखर जी की चली गई। तो मध्यस्थता की गुंजाइश है। आप जजमेंट कुछ भी कीजिएगा, जिसके पक्ष में जजमेंट जाएगा वो खुश होगा, विरोध में जिसके जाएगा वो हल्ला हंगामा करेगा। तो बेहतर है कि मध्यस्थता के जरिए ही मामले को सुलझाया जाए। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता पैनल के गठन का स्वागत किया जा रहा है, वहीं ये भी दलील दी जा रही है कि जैसे वेटिकन सिटी में मस्जिद नहीं बन सकती, मक्का मदीना में मंदिर नहीं बन सकता, उसी तरह से रामलला जहां पर हैं, वहां दूसरा कोई धार्मिक स्थल नहीं बन सकता है। मैं जानना चाहता हूं देश के मुसलमानों से इतना जिद क्यों?
क्या मक्का मदीना को छोड़ के दूसरे स्थान पे हज करने जाएंगे? क्या ईसाई वेटिकन सिटी छोड़ करके दूसरे जगह अपना केंद्र बनाएंगे? नहीं। अगर ईसाई वेटिकन सिटी को छोड़ नहीं सकते, मुस्लिम मक्का मदीना छोड़ नहीं सकते, तो ये हिंदुओं को अयोध्या छोड़ने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है? अयोध्या मामले पर मध्यस्थता की राह में कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर मध्यस्थतों को पार पाने में मुश्किलें कम नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के फैसले का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। सीएम ने कहा कि बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा और वो पहले से ही ये बात कह रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। देखिए, तो कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट ने कोई चीज का निर्णय दिया है तो उसके आधार पर किसी से कोई रास्ता निकलेगा। हम लोगों को तो पूरा विश्वास है किसी से इसका समाधान निकलेगा, कोर्ट के फैसले से, आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से। में जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला और कहा कि मध्यस्थता जो है बीच का रास्ता निकाला जाए, और उसमें उन्होंने 3 आदमी की कमेटी बना दी और सब राउंड लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो सही समझी इतना दिन के बाद, हियरिंग के बाद, सब चीज के बाद जो सही समझा है तो वो उसने किया है। सीतामढ़ी में पुलिस कस्टडी में हुई 2 लोगों की मौत का मसला अब सियासी बनता जा रहा है। सवालों के घेरे में पुलिस है और पुलिस के बहाने निशाने पर सरकार और सिस्टम है। विपक्ष लगातार निशाना बना रहा है, वहीं सरकार को सफाई देना पड़ रहा है कि जांच जारी है, जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कस्टडी में 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या पुलिस की 3rd डिग्री में गई जान? क्या लापरवाही बनी मौत का सबब? सीतामढ़ी पुलिस की कस्टडी में 2 लोगों की मौत कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब सिर्फ पीड़ित परिवार ही नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि सियासी गलियारों में भी ऐसे सवाल सरकार से पूछे जाने लगे हैं कि आखिर पुलिस कस्टडी में जान कैसे चली गई? क्या पुलिस ने लापरवाही बरती है या फिर कस्टडी में 3rd डिग्री के टॉर्चर ने दोनों की जान ले ली? जांच फांच क्या कराएंगे भाई? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अगर कह रहा है कि चोट से उनकी मृत्यु हुई है तो सीधे मर्डर केस जो है दफा 302 का केस दर्ज होना चाहिए और ट्रायल करा के अधिकतम सजा इन लोगों को कानून के मुताबिक जो हो सकता है वो दी जानी चाहिए। इस निलंबन से क्या हासिल होगा? वो दोनों जाने वापस आ जाएंगे। पुलिस की हिरासत में ये मौत नहीं है, ये हत्या है। और हत्यारी कौन साबित हो रही है? जिनका काम लोगों को महफूज रखना है। बिहार में हो क्या रहा है? मॉब लिंचिंग। कस्टडी में मौत का मुद्दा सियासी बन गया है। विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार को देना है और सरकार सफाई दे रही है। कह रही है कि मौत की जांच हो रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आरोप वो लगा रहे हैं जिनके समय में कानून का राज नहीं था। उस समय गवाह अदालत में जाते जाते दम तोड़ देते थे। कानून का राज स्थापित करने के लिए हमने मैंडेटरी किया कि उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह का एक प्रचलन चल गया है। कुछ लोग मन बढ़ू के काम करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं उनको सरकार बकसती नहीं। चाहे वो किसी जगह पर हो, किसी तरह के पदाधिकारी हो, उनको निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कर। इस घटना के बाद सीतामढ़ी के डुमरा थाना प्रभारी समेत 8 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और एसपी की निगरानी में जांच की जा रही है। जांच के बाद ही तय होगा कि दोषी कौन है और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। दिल्ली से स्वप्निल के साथ
रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। वहीं इस मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों युवकों के पैर में चोट के निशान हैं। रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। हालांकि रिपोर्ट में अब तक मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। इस घटना को लेकर 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ सीतामढ़ी एसपी ने रुन्नी सैदपुर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। निलंबित थानाध्यक्ष पर आरोपी पुलिसकर्मियों को भगाने का आरोप था। ये पूरा मामला जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है और इस मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह साफ हो चुका है कि पिटाई की वजह से, चोट की वजह से उन दोनों कैदियों की दोनों की मौत हुई थी। पैर में चोट लगने के साक्ष्य पूरी तरह से मौजूद हैं। पोस्टमार्टम करवाया है, इंक्वेस्ट कराया है, वीडियोग्राफी करवाया है। पोस्टमार्टम करते ही दौरान मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। उसके बाद हम लोग एफआईआर भी रजिस्टर किए हैं। जो भी पुलिसकर्मी भाग्य है इसके लिए उन लोगों के ऊपर एफआईआर भी हम लोग रजिस्टर किए हैं, मर्डर केस रजिस्टर किए हैं। और इसमें 8 लोगों को हम लोग सस्पेंड किए हैं। जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे नेग्लिजेंस या जो भी इस तरह से भी उन लोगों का संलिप्तता है। बिहार की राजनीति में हलचल के बगैर सियासत होती नहीं है। हर रोज कुछ न कुछ नया होता रहता है जिस पर सियासत खूब होती है। अब नया मामला है जेडीयू के अंदर का। जेडीयू के उपाध्यक्ष का एक बयान सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि महागठबंधन से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन न करके फिर से चुनाव में जाना चाहिए था। प्रशांत किशोर के इस बयान पर जेडीयू के अंदर खलबली मच गई है। वहीं विरोधी अब इस बयान का मजा ले रहे हैं। नीतीश कुमार को महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद उन्हें बीजेपी के साथ न जाकर फ्रेश मैंडेट यानी नए जनादेश के लिए दोबारा चुनाव में जाना चाहिए था। रणनीतिकार से राजनीति में आने वाले प्रशांत किशोर के इस बयान से अब जेडीयू की नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रशांत किशोर पार्टी सुप्रीमो नीतीश के उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जो उन्होंने महागठबंधन से अलग होने के बाद लिया था। तो क्या नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या जदयू में पक रही है कोई सियासी खिचड़ी, या फिर जेडीयू किसी और रणनीति पर काम कर रही है जो चुनाव के बाद नजर आ सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर लगता है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के रंग ढंग और सियासी बोल तो यही संदेश दे रहे हैं और जिसका फायदा लेने की कोशिश में जुटे हैं विरोधी। हम सही कहा है प्रशांत किशोर ने, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात है। और प्रशांत किशोर ने ये कहा तो उनके प्रति मेरे दिल में इज्जत बढ़ी है। ये तो बिल्कुल मैंडेट के साथ डकैती किया था नीतीश कुमार ने, जिसके खिलाफ आप लड़े और चले गए फिर उसी के बाद। देर से ही सही अगर पीके उनको समझा रहे हैं तो इस बात को नीतीश कुमार को मानना चाहिए और वो संवैधानिक बात कर रहे हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर को हम प्रशंसा करते हैं कि कम से कम सच्ची बात तो आपने कही। तो हार के डर से प्रशांत किशोर ये सोच रहे हैं कि हार तो सुनिश्चित है, लेकिन हार का ठिठरा मेरे माथे पे नहीं फूटे, इसलिए पहले ही से उन्होंने लाइन ले लिया है। दरअसल ये बयान जेडीयू के लिए भारी पड़ सकता है और भारी बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि सवाल बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर उठा है और उठाने वाला कोई और नहीं, नीतीश के करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर हैं। तो क्या उनके बयान पर नीतीश की सहमति है या फिर दोनों के बीच दूरी हो गई है, जो सामने आ रहे हैं? तो एक व्यक्तिगत हर एक का अपना एक की राय होती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर पार्टी की राय बड़ी स्पष्ट है। तो अगर व्यक्तिगत किसी चीज पर राय देते हैं तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिसके बारे में अपने चर्चा किया उस पर पार्टी की राय बड़ी स्पष्ट थी और हम लोग का जो निर्णय था बिल्कुल सही नहीं। उनका व्यक्तिगत बयान है और गठबंधन तो जदयू के साथ हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनका फैसला था वो फैसला दल का था। गठबंधन जो हुआ है कोई व्यक्ति नहीं दल के साथ हुआ है। आरसीपी बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति, जनता ही चाहे वार्ड काउंसिलर हो
या विधायक हो या सांसद हो, जनता बनाती है। वैसे गौर कीजिएगा, हाल के दिनों में प्रशांत किशोर के बयान कैसे कैसे आए हैं। पटना एयरपोर्ट में शहीद को श्रद्धांजलि नहीं दी गई तो उन्होंने निंदा की, माफी मांगी। वो पटना की रैली में नहीं गए तो मुजफ्फरपुर में सीएम पीएम बनाने के बयान पर विवाद हो गया। कुल मिलाकर देखें तो लगेगा जेडीयू के अंदर प्रशांत किशोर को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी नेता दूरी बना रहे हैं, सीएम चुप्पी साधे हुए हैं और पीके सवाल उठा रहे हैं जो असहज करने वाले हैं। दिल्ली से स्वप्निल के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें 24 बड़े फैसले किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कर्मियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट ने विशेष पारिवारिक पेंशन योजना लागू कर दी है, जिसमें बैठक में ये लिए गए निर्णय के मुताबिक सरकार ने 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वालों को विशेष पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे दिया। आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्य में मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों के परिवार को लाभ मिलेगा। इसके तहत 10 लाख रुपए नकद देने का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार ने अप्रैल 2004 से लागू नई पेंशन नीति लागू कर रखी है। पेंशन संबंधित शिकायत दूर करने के लिए नई नियमावली बनाई गई। अब सेवा और सेवांत लाभ का तेजी से भुगतान किया जाएगा। बिहार में चुनावी कार्य में हिंसा में घायल या बीमार का सरकारी खर्च पर इलाज होगा। इसका लाभ केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिलेगा। ये सुविधा आईएएस और आईपीएस अफसरों की तर्ज पर मिलेगी। सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों को भी साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी है। बैठक में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 10 प्रिंसिपल के पद सृजित किए गए और कुक के 21 पदों का सृजन किया गया है। बैठक में बिजली सब्सिडी के लिए 5,295 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा बिजली कंपनी के लिए 70 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। इससे पावर सब स्टेशन का जीर्णोद्धार होगा। वित्त विभाग के द्वारा आज ये प्रस्ताव लाया गया था कि 1/9/2005 और उसके बाद जो नियुक्त सरकारी सेवक हैं, जो नई पेंशन व्यवस्था से आच्छादित हैं, उनके सक्रिय कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में यदि वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके विधवा और आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी। राजधानी पटना में इको पार्क में जाने वाले लोगों के लिए अब खुशखबरी है। इको पार्क में मुफ्त वाईफाई सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका लोकार्पण बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया। बीएसएनएल कंपनी के सहयोग से वाईफाई सेवा की शुरुआत हुई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंटरनेट अब शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव तक पहुंच गया है और इसके बावजूद सरकार सुदूर गांवों तक इसे पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रही है। इंटरनेट जीवन में हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है। वहां भी फ्री वाईफाई की सुविधा बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की गई और लगभग 300 के करीब संस्थान होंगे जहां मुफ्त वाईफाई की सुविधा मुख्यमंत्री के साथ निश्चय के तहत प्रदान की गई है, लेकिन उसका जितना इस्तेमाल होना चाहिए वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और भारत में भी इसे लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार में भी अलग अलग तरह से इस दिन पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने महिला दिवस की बधाई दी है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की। जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। नारी हमारे जीवन में कई किरदार निभाती है। घर में माँ, बहन, पत्नी, बेटी और घर के बाहर दोस्त, प्रेमिका, सहपाठी, ऑफिस में कलीग। इन्हीं सभी किरदारों से मिलकर बनती है हमारी जिंदगी। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया गया। महिला दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी। राज्य और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रही हैं महिलाएं। हम महिला दिवस पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। पटना में हम पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला दिवस पर बैंड पार्टी के साथ गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक मार्च किया।
और अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज बुलंद की। महिला दिवस के अवसर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक अनोखा जो रैली है महिला मोर्चा के द्वारा वो निकाला गया। आप देख सकते हैं कि हाथ में लाठी लेकर जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो निकली हुई हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं कि जो बैंड पार्टी है, महिला बैंड पार्टी, वो भी यहाँ पर